गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 302 302वां टेस्ट है। ये टेस्ट सीरीज यूपी पीएससी आरओ के लिए चल रही है। प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम जीएस के प्रश्नों पर। इस टेस्ट सीरीज की प्लेलिस्ट बना रखी है, वहां पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 302 तक पहुंच सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उसका। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बड़े बड़े स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होने वाले हैं, इसमें थोड़ा तीव्र गति से चलेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। पहला कथन है, अंतर्राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी यानी IRENA एक अंतर सरकारी संगठन है जिसे आधिकारिक तौर पर वर्ष 2009 में जर्मनी के वॉन में स्थापित किया गया था और वर्तमान में इसके 167 सदस्य देश हैं। यानी मेंबर कंट्रीज कितनी है? 167। कौन सा इसमें सही है? अगर 167 में से एक भी ऊपर नीचे होगी तो गलत हो जाएगा दूसरा स्टेटमेंट, लेकिन गलत नहीं है, करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट। सी है इसका आंसर। अंतर्राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी एक अंतर सरकारी संगठन है जिसे आधिकारिक तौर पर जनवरी 2009 में जर्मनी के वॉन में स्थापित किया गया था, तो पहला सही है। वर्तमान में इसके 167 सदस्य देश हैं, तो दूसरा सही है। और भारत इसका 77वां संस्थापक सदस्य देश है। इसका मुख्यालय संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अतिरिक्त अनुदान का उल्लेख है? अनुच्छेद 108, 117, 110, 115। 110 में तो धन विधेयक है, 117 में वित्त विधेयक है, 115 इसका आंसर हो जाएगा ए। आरओ की फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हो आप। ये नंबर है, इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके पेड टेलीग्राम ग्रुप से जुड़कर। देखिए अनुच्छेद 115 अतिरिक्त, अनुपूरक, अतिरिक्त या अधिक अनुदान से संबंधित है। होता क्या है ये अतिरिक्त अनुदान यानी एडिशनल ग्रांट? यह अनुदान उस समय प्रदान किया जाता है जब सरकार को उस वर्ष के वित्तीय विवरण में परिकल्पित सेवाओं के अतिरिक्त किसी नई सेवा के लिए धन की आवश्यकता होती है। एडिशनल ग्रांट 115। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। हाइड्रोजन के प्रकार विकसित कैसे होते हैं, वो बनता कैसा है? ब्राउन हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन। ब्राउन हाइड्रोजन यह कोयले द्वारा उत्पादित होता है जहां उत्सर्जन को वायुमंडल में निष्कासित किया जाता है। ग्रीन हाइड्रोजन यह अक्षय ऊर्जा का उपयोग करके पानी में इलेक्ट्रोलिसिस द्वारा उत्पादन किया जाता है। उपरोक्त में से कौन सा सही है? ये इंटरचेंज भी हो सकते हैं, मतलब ये वाला इसके लिए हो सकता है, ऊपर वाला नीचे वाले के लिए हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। दोनों के दोनों सही हैं और दोनों के दोनों सही सम्मिलित हैं, करेक्ट हैं, और सी है इसका आंसर। देखिए स्वच्छ वैकल्पिक ईंधन विकल्प के लिए हाइड्रोजन पृथ्वी पर सबसे प्रचुर तत्वों में से एक है। ब्राउन हाइड्रोजन की बात करें तो ब्राउन हाइड्रोजन का उत्पादन कोयले का उपयोग करके किया जाता है जहां उत्सर्जन को वायुमंडल में निष्कासित किया जाता है। ग्रे हाइड्रोजन की बात करें, वो ग्रे हाइड्रोजन था, ऊपर देखते हैं क्या था वो, ग्रीन, वो ग्रीन है, ठीक है। ग्रे हाइड्रोजन प्राकृतिक गैस से उत्पन्न होता है जहां संबंधित उत्सर्जन को वायुमंडल में निष्कासित किया जाता है। और ब्लू हाइड्रोजन प्राकृतिक गैस से उत्पन्न होता है जहां कार्बन कैप्चर और स्टोरेज का उपयोग करके उत्सर्जन को कैप्चर किया जाता है, ठीक है। तो ब्राउन के बारे में हो गया, ग्रे के बारे में हो गया, ब्लू के बारे में हो गया, और ग्रीन के बारे में ये है, यह अक्षय ऊर्जा का उपयोग करके पानी में इलेक्ट्रोलिसिस का उत्पादन किया जाता है, इलेक्ट्रोलिसिस द्वारा उत्पादन किया जाता है ग्रीन हाइड्रोजन। सारे के सारे हो गए। कभी कभी चर्चा में रहने वाला एक मिशन है डीप ओशन मिशन। किसकी पहल है ये? नीति आयोग, अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तल प्राधिकरण, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। डीप ओशन मिशन ये पहल है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की। सी है इसका आंसर। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा डीप ओशन मिशन लॉन्च किया गया। डीप ओशन मिशन भारत सरकार की ब्लू इकोनॉमी पहल का समर्थन करने हेतु एक मिशन मोड प्रोजेक्ट है। इससे पूर्व पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने ब्लू इकोनॉमी पॉलिसी का मसौदा भी तैयार किया था। तो ब्लू इकोनॉमी पॉलिसी और डीप ओशन मिशन दोनों के दोनों पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, भारत सरकार, याद रखेगा। क्वेश्चन नंबर 5 है करंट अफेयर्स का। सीलबंद कवर न्यायशास्त्र, सीलबंद कवर न्यायशास्त्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे।
सीलबंद कवर न्यायशास्त्र एक अभ्यास है जिसका उपयोग केवल सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाता है। इसे केवल न्यायाधीशों द्वारा ही एक्सेस किया जा सकता है। सीलबंद लिफाफे होते हैं जिसमें जानकारी होती है, तो उसका उपयोग सुप्रीम कोर्ट भी करता है, निचली अदालतें भी करती हैं, हाई कोर्ट भी करता है स्टेट का। तो गलत है पहला स्टेटमेंट। लेकिन इसको जो एक्सेस केवल जज कर सकते हैं, केवल न्यायाधीशों के द्वारा ही इसको एक्सेस किया जा सकता है, दूसरा वाला सही है। तो केवल दो ही यहाँ पर सही होगा, पहला वाला गलत हो जाएगा। सीलबंद कवर न्यायशास्त्र एक अभ्यास है जिसका उपयोग सर्वोच्च न्यायालय और कभी कभी निचली अदालतों द्वारा सीलबंद लिफाफों में सरकारी एजेंसियों से जानकारी मांगने या स्वीकार करने के लिए किया था। तो गलत हो गया पहला स्टेटमेंट, और दूसरा वाला सही है क्योंकि इसे केवल न्यायाधीशों यानी जज के द्वारा ही एक्सेस किया जा सकता है। नंबर 6 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। पहला कथन है, रासायनिक हथियार अभिसमय सदस्यों के लिए दंगा नियंत्रण एजेंटों की घोषणा करना अनिवार्य बनाता है, और भारत रासायनिक हथियार संधि का हस्ताक्षर करता नहीं है। देखिए, भारत रासायनिक हथियार संधि का हस्ताक्षर करता है, तो गलत है दूसरा स्टेटमेंट, पहला वाला ही सही है केवल। देखिए, यह रासायनिक हथियारों पर प्रतिबंध लगाने और निर्धारित समय के भीतर उनके विनाश की आवश्यकता वाली एक बहुपक्षीय संधि है। इस कन्वेंशन का मसौदा दिसंबर 1992 तैयार किया गया था और जनवरी 1993 में हस्ताक्षर के लिए प्रस्तुत किया गया, और यह अप्रैल 1997 से प्रभावी है। यह पुराने और प्रयोग किए जा चुके रासायनिक हथियारों को नष्ट करना अनिवार्य बनाता है। रासायनिक हथियार अभिसमय सदस्यों के लिए दंगा नियंत्रण एजेंटों की घोषणा करना अनिवार्य बनाता है, तो पहला वाला करेक्ट हो गया, और दूसरा वाला गलत है क्योंकि भारत ने जनवरी 1993 में संधि पर हस्ताक्षर किए। ठीक है, जब और देशों ने किया तो भारत ने भी किए 1993 में, 1997 से प्रभावी हो गया ये। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा है, कौन सी नोबल गैसें हैं? नोबल गैस जो कि रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन होती है। हीलियम एक नोबल गैस है। आर्गन एक नोबल गैस है। नियॉन, जेनॉन सारी की सारी तो हैं, डी है इसका आंसर। देखिए, नोबल गैस 7 रासायनिक तत्वों का एक समूह है जिसे आवर्त सारणी के समूह 18 में रखा गया है। ये तत्व कौन कौन से हैं, स्कूल में पढ़ा होगा आपने? हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन और ऑग्नेसन। नोबल गैसें रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन और ज्वलनशील होती हैं। ये चौथी लाइन जो है ना, लास्ट वाली, इससे अपने आप में स्टेटमेंट बना के प्रश्न कर सकते हैं एग्जामिनर। रेडियो तरंगों की खोज किसने की? रेडियो तरंगों की खोज स्टीफन हॉकिंस ने नहीं की। चार्ल्स डार्विन तो हटा दीजिए। हेनरी बेक्वेरल, इसका उत्तर है हेनरिक हर्ट्ज, सी। साइंस का प्रश्न था ये। रेडियो तरंगों की खोज वर्ष 1880 के दशक के अंत में हेनरिक हर्ट्ज ने की। इस तरह के प्रश्न भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। हेग कन्वेंशन 1954 हाल ही में चर्चा में रहा है। निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, बताइए? हेग कन्वेंशन अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय से संबंधित नहीं है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में नैतिकता से संबंधित नहीं है। विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र से नहीं है। यह सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण या सांस्कृतिक विरासत की रोकथाम, सी है इसका आंसर। सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण दुनिया के सभी लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसने सार्वभौमिक संरक्षण की आवश्यकता पर बल दिया है। सशस्त्र संघर्ष की स्थिति में सांस्कृतिक संपत्ति के संरक्षण के लिए कन्वेंशन को वर्ष 1954 में यूनेस्को के तत्वाधान में अपनाया गया था। इस कन्वेंशन को 1954 के हेग कन्वेंशन के रूप में जाना जाता है, तो सी करेक्ट हो गया। यह ऐसी पहली और सबसे व्यापक बहुपक्षीय संधि है जो विशेष रूप से शांति के समय के साथ साथ सशस्त्र संघर्ष के दौरान सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा हेतु समर्पित है। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। सवाना पारिस्थितिक तंत्र एक उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। यहाँ वर्ष भर गर्म तापमान होता है तथा गर्मियों में उच्चतम मानसूनी वर्षा होती है। सवाना केवल अफ्रीका में पाया जाता है। ए और बी दोनों। मेनली यहाँ लिखना चाहिए था निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो पहला वाला सही है। एक तो ये केवल वाले स्टेटमेंट गलती हो जाते हैं।
सवाना के बारे में कुछ दिन पहले ही तो एक टेस्ट सीरीज में चर्चा हुई थी। मेनली सवाना अफ्रीका के घास के मैदान है, लेकिन दूसरे देशों में भारत में भी सवाना वनस्पति पाई जाती है। दूसरा वाला सही, ए और बी सही है, सी हो गया गलत, तो डी है इसका आंसर। देखिए, सवाना पारिस्थितिक तंत्र एक उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है जहां वर्ष भर गर्म तापमान और गर्मियों में उच्चतम मानसूनी वर्षा होती है। छोटे या बिखरे हुए पेड़ सवाना घास की विशेषताएं हैं जो एक क्लोज्ड कैनोपी नहीं बनाते। ठीक है, यानी सूर्य की रोशनी जमीन तक पहुंचेगी आराम से। क्लोज्ड कैनोपी कौन बनाएगा? ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। देखिए, सवाना के सबसे बड़े क्षेत्र अफ्रीका में, उसके बाद दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, एशिया में भारत, बर्मा यानी म्यांमार में, थाईलैंड और मेडागास्कर में पाए जाते हैं। तो तीसरा हो गया असत्य और डी सही हो गया फिर, 1 और 2 वाला। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? रेडियो धर्मिता कुछ तत्वों के अस्थिर नाभिकों से कणों या तरंगों के स्वतः स्फूर्त उत्सर्जन की घटना है। रेडियोधर्मी उत्सर्जन 3 प्रकार के होते हैं, अल्फा, बीटा और गामा। रेडियोधर्मी तत्व प्राकृतिक रूप से पृथ्वी की क्रस्ट में पाए जाते हैं। ये सारे सही हैं, ये डी है इसका आंसर। रेडियोधर्मिता कुछ तत्वों के अस्थिर नाभिक के कणों या तरंगों के स्फूर्त उत्सर्जन की घटना है। रेडियोधर्मी उत्सर्जन 3 प्रकार के, अल्फा, बीटा, गामा। अल्फा कण धनावेशित हीलियम परमाणु है, बीटा कण ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन है और गामा किरणें उदासीन विद्युत चुंबकीय विकिरण है। रेडियोधर्मी तत्व प्राकृतिक रूप से पृथ्वी की क्रस्ट में पाए जाते हैं। तो सारे के सारे करेक्ट हैं। भौतिक विज्ञान में पढ़ा होगा आपने स्कूल में ये सब, साइंस साइड होगी तो। चलिए, 12वां प्रश्न है करंट अफेयर्स का। क्या है ये? क्लियर स्पेस 1 वर्ष 2025 में लॉन्च होने वाला क्लियर स्पेस 1 कक्षा से मलबे को खत्म करने वाला पहला अंतरिक्ष मिशन होगा। किसकी कक्षा से? अंतरिक्ष की कक्षा से। किसकी पहला? ये जैक्सा, नासा, ईएसए, सीएनएसए। देखिए, अंतरिक्ष में ढेर सारा कचरा, मलबा जो है घूम रहा है, वो चक्कर लगा रहा है ग्रेविटी से, किसी काम का नहीं है वो, तो उसको जो है हटाना है। तो ये मिशन लॉन्च करेगी यूरोपीय स्पेस एजेंसी। उस मिशन का नाम है क्लियर स्पेस 1। और वो कचरा एक छोटी सी चिप के बराबर भी हो सकता है और किसी बड़े सैटेलाइट के बराबर भी। तो सी है इसका आंसर। अंतरिक्ष मलबे के बारे में बात करें तो अंतरिक्ष मलबा, जिसे अंतरिक्ष कबाड़ भी कहा जाता है, वह कृत्रिम सामग्री है जो पृथ्वी की परिक्रमा कर रही है लेकिन अब कार्यात्मक स्थिति में नहीं है, किसी काम का नहीं है वो। यह सामग्री छोड़े गए रॉकेट जितनी बड़ी हो सकती है और एक चिप जितनी छोटी हो सकती है। समाधान क्लियर स्पेस 1 किसका है? यूरोपीय स्पेस एजेंसी का। कब जाएगा? 2025 में। यह अंतरिक्ष की कक्षा से मलबे को खत्म करने वाला पहला अंतरिक्ष मिशन होगा। क्वेश्चन नंबर 13 दो स्टेटमेंट वाला स्टार्टअप ग्राम उद्यमशीलता कार्यक्रम के संदर्भ में विचार करेंगे। यह दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की एक उप योजना है। यह व्यवसाय प्रबंधन में वित्तीय सहायता और प्रशिक्षण प्रदान करेगा। कौन सा सही है? स्टार्टअप ग्राम उद्यमशीलता कार्यक्रम दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की एक उप योजना है। यह व्यवसाय प्रबंधन में वित्तीय सहायता और प्रशिक्षण प्रदान करेगा। ये करेक्ट है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट। सी है इसका आंसर। पॉलिटी का प्रश्न है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालयों को नागरिकों के मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रिट जारी करने का अधिकार है? 5 प्रकार के रिट हाई कोर्ट भी निकाल सकता है, सुप्रीम कोर्ट भी निकाल सकता है। ये हाई कोर्ट की बात कर रहा है। तो हाई कोर्ट 226 के तहत कई बार हमने चर्चा की है, सुप्रीम कोर्ट 32 के तहत। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत और उच्च न्यायालय 226 के तहत रिट निकाल सकते हैं। 5 प्रकार के रिट, उन रिटों के नाम भी याद होने चाहिए आपको, कई बार बताया एग्जाम में, सीरीज में। अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालय को नागरिकों के मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन अथवा किसी अन्य उद्देश्य के लिए भी
सभी प्रकार के रिट जारी करने का अधिकार है। तो जो सुप्रीम कोर्ट है वो 5 प्रकार के रिट केवल मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए निकाल सकता है, लेकिन जो हाई कोर्ट है उसका दायरा बड़ा है सुप्रीम कोर्ट से, ठीक है, रिट के मामले में। ठीक है, मौलिक अधिकारों के लिए तो निकाल ही सकता है हाई कोर्ट, और दूसरे अधिकारों के लिए भी रिट निकाल सकता है। समर्थ निम्नलिखित में से किस मंत्रालय की पहल है? समर्थ महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय, और बच गया केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, एमएसएमई। बी है इसका आंसर। और ये लास्ट ईयर का है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2022 के अवसर पर केंद्रीय सूक्ष्म मध्यम और उद्यम मंत्री ने महिलाओं के लिए एक विशेष उद्यमिता प्रोत्साहन अभियान समर्थ की शुरुआत की थी। इस पहल के माध्यम से एमएसएमई मंत्रालय महिलाओं को कौशल विकास और बाजार विकास सहायता प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 करंट अफेयर्स का प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने गैर कामकाजी माताओं के लिए आमा योजना और छात्राओं के लिए बहिनी योजना शुरू की है? मेघालय, सिक्किम, मणिपुर, असम। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। गैर कामकाजी माताओं के लिए आमा योजना और छात्राओं के लिए बहिनी योजना ये शुरू की है सिक्किम ने। सिक्किम की योजना हक है ये, बी है इसका आंसर। देखिए, सिक्किम सरकार गैर कामकाजी माताओं के लिए आमा योजना और छात्राओं के लिए वहनी योजना लागू करेगी। आमा योजना के तहत राज्य सरकार की सभी गैर कामकाजी माताओं को उनके बैंक खाते में सालाना 20,000 रुपये मिलेंगे, और बहिनी योजना में राज्य सरकार कक्षा 9 और उससे ऊपर की छात्राओं को निःशुल्क सैनिटरी पैड प्रदान करेगी। ये चीज़ याद रखिएगा। कुछ एडिशनल है यहाँ पर सिक्किम के बारे में, जैसे कि सिक्किम पूर्वोत्तर भारत का एक राज्य है जिसकी सीमा भूटान से लगती है, तिब्बत यानी चीन से लगती है, और नेपाल से लगती है। सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। सिक्किम के राज्यपाल गंगा प्रसाद, सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग। नाम पता होना चाहिए। चर्चा में रहा सुपेस निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? SUPACE क्या है ये? यूरोपीय संघ की मिसाइल रक्षा प्रणाली भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग यूरेनस के लिए नासा की एक नई जांच ICMR द्वारा विकसित स्वदेशी पेसमेकर। ये कोई पेसमेकर नहीं है, ये कोई यूरेनस के लिए नासा की नई जांच नहीं है, यूरोपीय संघ की मिसाइल प्रणाली नहीं है, ये है भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग। सी है इसका आंसर। देखिए, SUPACE यानी सुप्रीम कोर्ट पोर्टल फॉर असिस्टेंट इन कोर्ट एफिशिएंसी। सुप्रीम कोर्ट पोर्टल फॉर असिस्टेंट्स इन कोर्ट एफिशिएंसी, इसे भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा लॉन्च किया गया था। यह न्यायिक प्रक्रियाओं को समझने हेतु डिज़ाइन किया गया है, जिसमें स्वचालन की आवश्यकता होती है। फिर यह न्यायिक प्रक्रियाओं को समाहित करके दक्षता में सुधार तथा लंबितता को कम करने में न्यायालय की सहायता करता है। इसमें AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से स्वचालित होने की क्षमता है। तो सी है इसका आंसर। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB किस मंत्रालय के अंतर्गत है? यह है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी गृह मंत्रालय के अंतर्गत। ए है इसका आंसर। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB की स्थापना 1986 में गृह मंत्रालय के तहत की गई थी। NCRB की स्थापना राष्ट्रीय पुलिस आयोग और गृह मंत्रालय कार्यबल 1985 की सिफारिशों के आधार पर की गई। NCRB के पास यानी राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के पास इंटर ऑपरेटेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी है। क्वेश्चन नंबर 9 तीन स्टेटमेंट वाला है। इनमें से किसी एक के बारे में बात हो रही है? यह भारत और रूस के बीच एक संयुक्त उद्यम है। यह फायर एंड फॉरगेट सिद्धांत पर काम करता है करती है। यह एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। उपयुक्त विवरण सबसे उपयुक्त रूप से निम्नलिखित में से कौन से मिसाइल की व्याख्या करता है? पहले से अगर आपको नहीं पता चल रहा है पहले स्टेटमेंट से, तो इससे तो पक्का पता चल जाएगा तीसरे से। सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल तो ब्रह्मोस्त्र ही है। तो ए है इसका आंसर।
देखिए, ब्रह्मोस भारत के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO और रूस के NPOM का एक संयुक्त उद्यम है। ब्रह्मोस का यह नाम ब्रह्मपुत्र और मोस्कोवा नदियों के नाम पर रखा गया। भारत की ब्रह्मपुत्र नदी, रूस की मोस्कोवा नदी। और यह 2 चरणों वाली मिसाइल है, यानी पहले चरण में ठोस प्रणोदक इंजन और दूसरे में तरल रैमजेट। यह एक मल्टी प्लेटफॉर्म मिसाइल है, यानी इसे जमीन, हवा और समुद्र तथा बहु क्षमता वाली मिसाइल से सटीकता के साथ लॉन्च किया जा सकता है, जो किसी भी मौसम में और दिन रात काम करती है, यानी ऑल वेदर कनेक्टिविटी है इसमें। यह फायर एंड फॉरगेट सिद्धांत पर काम करती है, यानी लॉन्च के बारे से मार्गदर्शन की आवश्यकता नहीं है, अपना टारगेट खुद ही कर लेती है सेट। ब्रह्मोस सबसे तेज क्रूज मिसाइलों में से एक है। यह वर्तमान में मैक 2.8 की गति के साथ काम करती है, जो कि ध्वनि की गति से लगभग 3 गुना अधिक है। ठीक है। और ये अंतिम प्रश्न है, ये प्रश्न है ज्योग्राफी का। नर्मदा नदी के संदर्भ में 3 स्टेटमेंट है, कौन सा इसमें सही होगा? देखिए, नर्मदा प्रायद्वीपीय क्षेत्र के पश्चिम में बहने वाली सबसे बड़ी नदी है। यह उत्तर में सतपुड़ा और दक्षिण में विंध्य रेंज के बीच बहती है। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर बना एक प्रमुख जल विद्युत परियोजना है, कौन सा सही है इसमें? इंपॉर्टेंट प्रश्न, इंपॉर्टेंट रिवर। नर्मदा प्रायद्वीपीय क्षेत्र के पश्चिम में बहने वाली सबसे बड़ी नदी है, बिल्कुल सही है। सरदार सरोवर बांध इसी नदी पर बना है, किसी और पर है? इसी नदी पर है, ये भी ठीक हो गया। तो 1 और 3 तो पक्का सही हो गए। जहाँ जहाँ 1 नहीं है उसको हटा दीजिए, क्योंकि 1 तो हमको चाहिए। नर्मदा, दूसरा वाला स्टेटमेंट जो है वो गलत है। यह उत्तर में विंध्य रेंज तथा दक्षिण में सतपुड़ा के बीच बहती है, तो उत्तर में विंध्य है और सतपुड़ा दक्षिण में। यहाँ उल्टा पुल्टा लिख रखा है, और रिफ्ट वैली में बहती है ये। तो अब जहाँ जहाँ 2 है उसको हटाइए, तो इसका आंसर हो जाएगा केवल 1 और 3 सी। देखिए, नर्मदा प्रायद्वीप क्षेत्र में पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी है। यह उत्तर में विंध्य श्रेणी और दक्षिण में सतपुड़ा श्रेणी के मध्य रिफ्ट वैली से होकर बहती है, भ्रंश घाटी से होकर। तो पहला सही हो गया, दूसरा वाला हो गया गलत, क्योंकि सतपुड़ा दक्षिण में होना चाहिए, विंध्य में होना चाहिए उत्तर में। इसका उद्गम कहाँ से होता है? मध्य प्रदेश में अमरकंटक के निकट मैकाल श्रेणी से होता है। इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ हिरन, ओरसंग, वरना, कोलार। इंदिरा सागर और सरदार सरोवर परियोजनाएं आदि इसी नदी पर बनी हैं। इस नदी के बेसिन में स्थित प्रमुख जल विद्युत परियोजनाएं हैं ये। तो तीसरा करेक्ट, दूसरा इनकरेक्ट, पहला करेक्ट। तो बड़े ही महत्वपूर्ण ये 20 प्रश्न थे, इनकी प्रैक्टिस 1 से 2 बार कर सकते हो आप। इन सभी टेस्ट की फुल टेस्ट PDF सीरीज प्राप्त कर सकते हो पेड टेलीग्राम ग्रुप से जुड़कर। ये नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके। जो भी टेस्ट अपलोड होता है उसकी प्रैक्टिस जरूर किया कीजिए, इंपॉर्टेंट होता है वो। धन्यवाद।